हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम पैरा डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम विविधता को कैसे समझें? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स और ऑन फूड। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर जाते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण छोड़ देते थे। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे।
Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's live are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है. उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है. न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे. शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण में किस तरह गहराई से जुड़ा है. ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं. वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर भी निर्भर रहते हैं. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है. Ladakh. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is important here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are few trees that can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है. यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है. इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं. पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं. People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है. यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है. लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं. मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and dojos, yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route
as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ और आदि लेकर चलते थे। Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो यहीं तक रहते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो एट लास्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जो नए वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच सकेंगे। ओके, थैंक यू।